हेलो बच्चों, आपका सब समर वेकेशन चल रहा होगा। सो वेलकम टू चिन्मयीज बायोलॉजी चैनल। सो आज आपके 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन हम शुरू करने वाले हैं। सो एज आप लोग सभी समर वेकेशन में हैं, तो ये वी विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल लेसन, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो आपकी तरह यहाँ भी देखिए, आपके दो सोच लीजिए कि आपके सहेली जैसे हैं, दो बच्चे पहेली और बूजू, वो भी अपने अंकल के घर घूमने गए हैं समर वेकेशन में। सो वहाँ वो जाके क्या देखते हैं कि कोई टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवेल, ये सब देखते हैं। तो उनके मन में ये एक क्वेश्चन सा पैदा होता है कि हमको जानना है कि ये किस में यूज़ होता है। तो वो अपने अंकल से पूछते हैं, तो अंकल कहते हैं कि ये सब एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज़ होते हैं। तो क्या है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या है ये सब, कि क्यों हम किस में ये यूज़ करना चाहते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमको फूड की ज़रूरत है। ओके, हम खाने के बगैर नहीं जी सकते। सो वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी रिक्वायर फूड। सो खाना कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है। सो प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं, खुद के लिए भी खाना बनाते हैं। सो आप रिकॉल कर सकते हैं कि कैन यू रिकॉल that how green plants synthesize their own food? So हमने पढ़ा है, right? photosynthesis process से they can synthesize their own food, अपना खाना बनाते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम खाना नहीं बना सकते हैं, तो हम कहाँ से खाना लाएंगे? हम खाना बनाएंगे वो जो खाना वो बना रहे हैं, वह उस प्लांट्स को ही हम कट करके उसको हम अपने किचन में कुक करते हैं। पर हमको प्लांट्स चाहिए अपने खाना बनाने के लिए। तो हम अगर ये प्लांट्स को थोड़ी जगह पे हम करते हैं तो वो ज़्यादा टूल्स रिक्वायर्ड नहीं है। पर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। क्यों? क्योंकि पूरा पॉपुलेशन के लिए हमको खाना ज़रूरी है। So we need food. So all a billion and billion people who are alive, they need food for their survival. क्यों खाना ज़रूरी है? क्योंकि खाना हमारे शरीर के वेरियस सब फंक्शंस के लिए उस पर हम निर्भर है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सो सारे ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स भी, उसके शारीरिक सभी फंक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे चीज़ उनके खाने के ऊपर ही निर्भर है। सो इफ़ वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, ऑल आर मेटाबॉलिज्म, सब कुछ वो ख़राब हो जाएगा। सो फूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए लार्ज स्केल में फूड प्रोडक्शन ज़रूरी है, और लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरी है। सो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। ओके, सो हमको जानना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कैसे हम उनको अपने रेगुलर लाइफ में ला सकते हैं। सो टिल 10,000 BCE पीपल वे नोमैडिक। सो नोमैडिक क्या है? वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, एंड दे एक जगह खाने के लिए रहते थे, तो वहाँ शेल्टर लगा ले लेते। तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो रॉ खा लेते थे, उनको कुछ खाना वाना पकाना नहीं आता था, तब वो नोमैडिक थे। पर लेटर वो उन लोगों ने एक ही जगह जहाँ पर वो बस्ती बनाए, वहाँ पर उन्होंने राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स का वो स्टार्ट किया। सो दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग। सो तभी से ये चालू हुआ कि एग्रीकल्चर, सो कल्टिवेटिंग लैंड एंड प्रोड्यूसिंग राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, इसी तरह से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो व्हाट इज़ क्रॉप? एक क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज़ क्रॉप, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। सो ये क्रॉप है, एक ही तरह के प्लांट एक ही जगह पर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे उगाया जाता है तो उसको क्रॉप कहते हैं। सो इट इज़ मेकिंग सेम टाइप ऑफ प्लांट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। सो फॉर एग्जाम्पल, तो हमने पढ़ा प्रीवियस में कि क्रॉप्स किसे कहते हैं कि एक तरह के प्लांट्स अगर लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे एक ही जगह पर अगर हम वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्रॉप्स हैं। और उसके क्रॉप्स के दूसरे टाइप भी होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सीजनल, डिफरेंट सीजन के ऊपर डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स आते हैं।
तो वो इंडिया ऐसे ही एक वास्ट कंट्री है जहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल डिफरेंट प्लेसेस में वैरी करते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी है, तो नॉर्थ में अब देखेंगे कश्मीर में बहुत ठंड है, तो क्रॉप्स भी उसी अनुसार वैरी करते हैं, एक दो जगह से दूसरी जगह उनका वैरायटी इसीलिए हमको मिलता है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादातर उसी सीज़न के अनुसार क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो देखते हैं हम इस अनुसार हम लोग कैसे क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। तो फर्स्ट वी विल टेल दैट कि खारिफ क्रॉप्स आता है। खारिफ क्रॉप्स क्या है, जो बारिश के सीज़न में अर्थात रेनी सीज़न में जिनका प्रोडक्शन होता है उसे खारिफ क्रॉप कहते हैं। जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब खारिफ क्रॉप है क्योंकि ये बारिश के मौसम में उनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है कि रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, जो रेनी सीजन में जैसे खारिफ क्रॉप किया जाता है, और रबी क्रॉप्स होता है विंटर सीजन में, जैसे अक्टूबर से मार्च तक ये किया जाता है। जैसे रबी क्रॉप्स में क्या आता है कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब है क्या, ये सब रबी क्रॉप्स है। सो बिसाइड्स ये क्या होता है, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो समर, विंटर, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीजन में दूसरे तरह उगाए जा सकते हैं। तो यही एग्रीकल्चरल प्रोसेस कैसे डिपेंड करते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। क्या है वो प्रैक्टिसेस, अगर आप घर में भी देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई गार्डनर काम करने आते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स लेके आते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपके घर के छोटे छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए भी किया जाता है। तो वैसे ही अगर हम लार्ज स्केल में पौधा उगाना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट है कि हमको सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसके बाद बीज बोने हैं, उसके बाद हमको वी कैन से कि हमको उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, इरिगेशन करना है, वीड से प्रोटेक्ट करना है, हार्वेस्टिंग करना है और स्टोरेज करना है। क्योंकि सब प्लांट्स होने के बाद उनको हार्वेस्ट करना, उनको प्रॉपरली सारे साल के लिए स्टोर करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इतने लार्ज स्केल में फसल उगाते हैं पर उसके बाद उसको स्टोर नहीं कर पाते तो क्या होगा, सब कीट वगैरह सब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो पेस्ट्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसको प्रिजर्वेशन करना, स्टोरेज करना भी बहुत बड़ी बात है। सो कैसे हम सॉइल को प्रिजर्व करेंगे, फर्स्टली हमको सॉइल को थोड़ा लूजन अप करना है। कैसे लूज़ करना है, क्यों लूज़ करना है, क्योंकि अगर सॉइल पार्टिकल लूज़ नहीं होता, उसमें एयर अंदर से अच्छी तरह नहीं जाता है, तो उसमें अर्थवर्म या माइक्रोब्स जो उसमें रहता है सॉइल में, उसको ग्रो करना ईजी नहीं होता है। तो अगर हम लूज़ कर देते हैं तो वो सब ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स वी कैन से दैट दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, सिंस वो लोग क्या करते हैं, वो सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। तो ये सॉइल्स में ज़्यादातर मिनरल्स, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से पेड़ पौधे, एनिमल्स जो डिकम्पोज होते हैं और सॉइल में, उनका न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। सो हम जब भी इसको सॉइल को लूजन कर देते हैं तो क्या होता है, सब वो टॉप लेयर में आ जाते हैं, लूजन हो जाते हैं, और वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। तो वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग दूसरी तरह कैसे हम ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लाउइंग। सो क्या होता है, वो जो लूजन कर रहे हैं हम लोग सॉइल को, उस प्रोसेस को टिल्टिंग और प्लाउइंग कहते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, ये प्लाउ के हेल्प से किया जाता है। प्लाउस क्या है, ये आइदर वुड और आयरन से बने होते हैं। सो सॉइल अगर वेरी ड्राई है, बहुत सूखा सूखा सॉइल है, तो वो प्लाउ चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमको वो सॉइल थोड़ा मॉइस्ट कर लेना है। तो मॉइस्ट करने के बाद क्या होता है, तो सॉइल थोड़ा नरम हो जाता है, तो उसमें प्लाउइंग बहुत अच्छा होता है। तो प्लाउइंग करने के बाद सब हम बिग क्लम्स को तोड़ के छोटा छोटा बनाते हैं और उसको लेवल करना होता है। तो लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। सो यही प्रोसेस, वो जो लेवलिंग फील्ड का करना होता है, वो किसके मदद से हम लोग कर रहे हैं, वो लेवलर की मदद से कर रहे हैं। ओके, सो वो मॉइस्चर करके वो मैन्योर भी कभी कभी हमको सॉइल में डालना होता है। तो मैन्योर इज ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग एंड प्लाउइंग, एंड दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ओके, एंड द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग।
सो यही प्रोसेस है जो प्लाउइंग टिलिंग का प्रोसेस है। और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हम लोग अभी जानेंगे। तो क्या है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? सो ये सब करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या है? तो हम लोग जैसे सॉइल को लूज़ बना रहे हैं, उसको वैरायटी ऑफ टूल्स के माध्यम से हम लूज़ बना रहे हैं। तो वो मेन टूल्स क्या होता है? वो होता है प्लाव, हो एंड कल्टिवेटर। सो प्लाव देखने में ऐसा होता है हल चलाना हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो हल जो होता है वो प्लाव है, वो जैसे कंधे में बुल का रखा जाता है या हॉर्स का या कैमल का रखा जाता है। तो ये इसका बीम है, ये जो डंडा है वो बीम है, वो नीचे का जो है वो प्लाव शैफ्ट है, और ये नीचे ये जो चल रहा है वो नीचे का ये प्लाव शेयर है। ओके, ये नीचे का जो हल चल रहा है वो प्लाव शेयर है, ये डंडा प्लाव शैफ्ट है, और ये कंधे पर वो जो है वो बीम है। इज़ इट क्लियर? तो ये अभी जनरली अभी ये आयरन का आ रहा है, बट द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज़ द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड द प्लाव शैफ्ट। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी वो वुडन नीचे का जो वुडन पाथ है, वुडन प्लाव इज़ बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लाउज नाउ डेज। सो वो रिप्लेस हो रहा है अभी नए ज़माने में। क्या हो रहा है कि वो हम आयरन प्लाउज के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा रहा है। सो हो क्या है? हो इट इज़ ऑल्सो सिंपल टूल। वो एक सिंपल टूल है जो वीड्स वगैरह रिमूव करने के लिए काम आता है, सॉइल को लूजन करता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रॉड की तरह है। उसका भी एक ब्रॉड और बेंट प्लेट है नीचे आयरन का। हाँ, तो वो फिक्स रहता है। तो हम उसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं तो हमको समझ में आएगा ज़्यादा। तो देख लेते हैं, ये है हो। सो इसमें ग्रिप है, इसमें हैंडल है, इसको हम पकड़ के चला सकते हैं। तो वो नीचे वो जो रॉड और बीम है ये बेंट प्लेट है। तो ये भी इसका ये जो ब्लेड है वो बेंट प्लेट, वो एनिमल्स हल के तरह ही है, वो एनिमल्स ही खींचते हैं, और नीचे का वो बेंट प्लेट वो वीड्स हटाता है और उसको लूजन करता है ना। उसके नीचे क्या है? कल्टिवेटर्स, जो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ हो रहा है। नाउ डेज प्लाउइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर्स। सो कल्टिवेटर्स भी आजकल आ रहा है। तो देखना है ऐसे जो आ रहा है ना वो कल्टिवेटर्स है, एक साथ वो हल के तरह उसमें फिक्स रहता है। तो इट सेव्स लेबर एज वेल एज टाइम, दोनों ही सेव करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एनिमल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे वो कल्टिवेटर फिक्स कर देने से वो मिट्टी भी लूजन करता है, वीज भी हटाता है, तो सब काम एक ही साथ होता है। तो यही है ये जो प्रोसेस है जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, जैसे हो, जैसे हमने बताया कि प्लाव एंड कल्टिवेटर। अब हमको सीखना है कि सोइंग मेथड्स कैसे किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल्स से हम सोइंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। सो सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है कि सोइंग करने से पहले हमको जानना चाहिए कि सीड्स हेल्दी क्वालिटी का है या क्लीन है या साफ़ है। सो फार्मर्स हाई यील्ड के सीड्स बोना चाहते हैं ताकि उसका जो क्रॉप्स ग्रो हो वो अच्छी क्वालिटी के हो। तो ये ऐसे एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक पॉट में कुछ ग्राम सीड्स या कुछ सीड्स भिगो के देख सकते हैं कि कुछ ख़राब जो है ना वो ऊपर वो भीगते नहीं है, वो सोक नहीं होते, वो ऊपर चले आते हैं। तो दे कीप ऑन फ्लोटिंग, वो ऊपर चले आते हैं। तो क्यों वो फ्लोट करते हैं, क्यों वो सिंक नहीं होते? क्योंकि जो डैमेज सीड्स होते हैं ना, दे बिकम हॉलो एंड दस आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। सो आपको अगर क्वेश्चन आए कि क्यों हेवियर सीड्स, क्यों कुछ सीड्स फ्लोट करते हैं, क्यों कुछ सीड्स डूब जाते हैं, सिंक करते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है जो आप सेपरेट कर सकते हैं कि गुड क्वालिटी सीड्स के लिए से साथ डैमेज सीड्स के लिए। तो बिफोर सोइंग वन इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो कि जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं हमको वो जानना चाहिए कि हम किस टूल के माध्यम से सीड्स बोएंगे या सीड्स उसके अंदर हम लोग विच प्रोसेस से हम लोग सीड सो करेंगे। सो ट्रेडिशनल टूल फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग हम देख रहे हैं कि एक फनल यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर एक फनल यूज़ किया जा रहा है। तो द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, उसमें सीड्स हम लोग फिल इन कर रहे हैं। पाइप है जो शार्प एंड्स अंदर तक जा रहा है। तो ये जब हल चलाने के वक्त वहाँ वो सीड्स सो हो जा रहा है। और इस मेथड से ऐसा करना है कि वो जब नीचे गिर रहा है तो उसको हमको कवर करना है हाथ से। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये इतना मॉडर्न नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली सब हो। वेर एज मॉडर्न में थोड़ा आया है कि नाउअडेज ये सीड ड्रिल आया है। ये क्या कर रहा है, ये सो करने का एक वो ट्रैक्टर के साथ ये फिक्स रहता है
और ये यूनिफॉर्मली एक इक्वल डिस्टेंस में सीड्स को सो करता है। उसी के साथ साथ वो इंश्योर करता है कि वो सीड्स मशीन के द्वारा ही कवर हो जाए। तो क्या होता है कि वो सीड्स बर्ड्स आके उसको निकाल के खा नहीं सकते हैं, तो वो लेबर को भी सेव कर रहा है, टाइम भी सेव कर रहा है। तो आप ट्रैक्टर चला रहे हो, ट्रैक्टर के पीछे वो सीड ड्रिल लगा कर लिया है, उसके एक पाउच में आपने सीड्स डाल दिए हैं, तो सीड्स एकदम यूनिफॉर्मली एक डिस्टेंस में वो उसको सीड्स वो लग रहा है, सो हो रहा है। उसके साथ साथ उसको कवर मिट्टी से वो ही ऑटोमेटिकली मशीन ही कवर कर रहा है ताकि वो बर्ड्स वगैरह उसको खा नहीं सके। ठीक है, सो यही है कि वो इसी तरह हम उसको लेबर भी सेव कर सकते हैं और सीड्स को भी सो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है, कुछ आप पढ़ सकते हैं इसको। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड द लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दैट। सो छोटे छोटे बैग्स में छोटे छोटे प्लांट्स पौधों को रखा जा रहा है, क्योंकि उसको ऐसे टेम्परेचर में थोड़ा उसको लाइट वाटर टेम्परेचर छोटे छोटे प्लांट्स को उधर ग्रो करने दिया जा रहा है। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसको पॉट में अगर आप प्लांट करना चाहिए या अगर आप उसको सॉइल में प्लांट करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर द फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, when they grow up into seedlings they are transplanted in the field manually, and some forest plants and flowering plants are grown in the nursery also. So जैसे कुछ plants है जैसे पैडी वगैरह, उसका सीड्स आप अगर नर्सरी में ग्रो कराते हैं तो थोड़ा बड़े, जब वो सीडलिंग साइज़ के हो जाते हैं तो वो बड़ा होके आपको वो छोटे छोटे सीडलिंग आप जाके अगर आप सीड्स फॉर्म में उसको नहीं बो सकते तो सीडलिंग्स को आप जाके पौधों को जाके इक्वल डिस्टेंस में वो प्रोसेस के साथ आप उसको पैडी फील्ड में जाके प्लांट कर सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस है। तो वहाँ पर सफिशिएंट सनलाइट होना चाहिए, ये आपने पढ़ा है पहले भी। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स सब कुछ वो सॉइल में अच्छी तरह से सॉइल को पहले वो उसको लूजन कर लेना चाहिए ताकि उसमें सफिशिएंट सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स सब रहे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू द सॉइल। सो एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू द सॉइल क्या करते हैं, तो सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो अगर जैसे कुछ बाहर से हम ऐड करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को सॉइल में ताकि वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हो जो हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम देखें कि अगर वो नॉर्मल सॉइल में जैसे ग्रो होता है ऐसे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर दे के वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स टू द क्रॉप्स, वो जो सॉइल भी सप्लाई कर रहा है, आप मैन्योर वगैरह ऐड करेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। वो कंटिन्यूस अगर कल्टीवेशन होगा एक ही सॉइल में तो वो पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी में। वो इसीलिए एक ही मिट्टी में एक ही सॉइल में बार बार डिफरेंट अलग अलग अगर हम क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे तो उसकी उपजाऊ ख़राब हो जाती है ज़मीन की। तो इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि ये वो ज़मीन उपजाऊ रहे। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, एंड इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। सो अगर वो प्रॉपर मैन्योर नहीं है तो इम्प्रॉपर मैन्योरिंग वो वीक प्लांट बनाते हैं, प्लांट्स वीक होते हैं। ओके, तो प्लांट्स अच्छे नहीं होते, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। तो मैन्योर क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि प्रोसेस को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कि इसे मैन्योरिंग कहते हैं। और मैन्योर क्या है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। सो एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो बनता है वो है मैन्योर। सो फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट एंड पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ देम टू डिकम्पोज। सो फार्मर्स जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है एक ओपन जगह में डालते हैं तो वहाँ पर उसको सड़ने देते हैं। कैसे सड़ते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं। तो आपने 6th में पढ़ा है वर्मी कॉम्पोस्टिंग, तो ऐसे ही वो सड़ जाते हैं और वही मैन्योर हो जाता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। तब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटी है यहाँ पर एक, तो ये आप घर में कर सकते हैं। आप एक मूंग दाल या ग्राम सीड्स आप 3 ग्लासेस में लीजिए, A, B और C। तो A में क्या करेंगे, हम A में थोड़ा सॉइल डालेंगे, उसके साथ थोड़ा सा काऊ डंग डालेंगे, ओके, मैन्योर के हिसाब से। और B पॉट में थोड़ा सा वही मूंग दाल या ग्राम सीड्स आप डालिए और उसको सॉइल में थोड़ा यूरिया मिलाइए। और C में थोड़ा सॉइल डालिए पर उसमें कोई यूरिया, काउडंग कुछ मत डालिए। तो कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे, 7 से 10 दिन बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि A, B, C पॉट्स में कैसे ऑब्जर्वेशन आए। A में भी अच्छा ग्रो हो रहा है, B में भी अच्छा ग्रो हो रहा है, पर जिसमें आपने यूरिया डाला है उसमें सबसे ज़्यादा
ग्रोथ आई है, पर जिसमें आपने कुछ नहीं डाला सॉइल में उसकी ग्रोथ बहुत कम है, तो वो उसका ग्रोथ स्लो हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि तीनों पॉट्स में वो सी में ही उसका ग्रोथ कम हुआ, बी में बहुत ज़्यादा हुआ, ए में भी अच्छा हुआ। तो मैन्योर या फर्टिलाइज़र आपको डालना ही है अगर आप कम टाइम में अच्छी फसल चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स which are rich in fertilizers are the chemicals which are rich in particular nutrients. So how are they different from manure? So हमको fertilizers और manures में difference जानना है, क्या difference है। तो हम fertilizers का पहले some example कुछ जान लेंगे। तो क्या है fertilizers? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब है क्या? ये सब क्या है? ये सब फर्टिलाइजर्स है। तो क्या हो रहा है फर्टिलाइजर्स के यूज़ से? वो पैडी फील्ड के, वीट फील्ड के, मेज फील्ड के सभी सब एक्सेसिव उसका ग्रोथ अच्छा हुआ है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पर ये फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स से कभी कभी सॉइल ख़राब भी हो जा रहा है, और फर्टिलाइज़र इतना पोल्यूशन हो रहा है, सो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हम लोग सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। इन फर्टिलाइज़र्स को, इन केमिकल्स को हम यूज़ नहीं करेंगे और उसके जगह हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करेंगे, ताकि वो क्या बोलते हैं कि वो फर्टाइल वो जो ज़मीन है वो ख़राब ना हो, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। वो ज़मीन को दो क्रॉप्स के बीच में हम लोग कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देंगे कि उसमें नहीं क्रॉप कल्टिवेट करना है। तो इसी तरह हम कल्टिवेट करेंगे। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। तो मैन्योर क्या करेगा? सॉइल का टेक्सचर बढ़ाएगा, उसके साथ साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी सॉइल का अच्छा होगा, एंड सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑल रहेगा। सो अदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। सो क्या मेथड है यहाँ पर? कैसे हम कर सकते हैं कि एक बार हम एक क्रॉप कर रहे हैं, उस नेक्स्ट ईयर को वो सेम क्रॉप नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्रॉप कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को एक ही ज़मीन पर करने से क्या होता है कि ज़मीन उपजाऊ रहती है, और इस मेथड को क्रॉप रोटेशन कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को घुमा फिरा के आप एक ही ज़मीन पर करें। ये नहीं कि राइस ही एक ही ज़मीन पर होता, नहीं, राइस होगा तो वही फील्ड पे हम दूसरे भी उगा सकते हैं। ठीक है। अर्लियर द फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया क्या करते थे? वो लेग्यूम्स को दे यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन अनदर सीजन। सो एक सीज़न में वो लेग्यूम्स यूज़ करते थे और नेक्स्ट सीजन में वो वीट उगाते थे। वो क्या होता है कि ज़मीन में नाइट्रोजन रिटेन करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए वो उसको हेल्प करते थे। तो फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस। इसमें क्या होता था कि in the previous classes also you have already learned about this rhizobium, azotobacter and all, वो सब they are present in the nodules of roots in the leguminous plants। हम जानते हैं they fix the atmospheric nitrogen, ये भी हम जानते हैं। तो यही सब क्या हो रहा है, वो अगर क्रॉप रोटेशन हो रहा है तो सॉइल में नाइट्रोजन रह रहा है ड्यू टू दिस राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ऑल, एंड दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इसीलिए ये क्या करते थे नॉर्दर्न इंडिया में, दे यूज टू ग्रो लेग्यूम्स फर्स्ट एज फॉडर एंड देन इन द नेक्स्ट सीजन वीट। सो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ही ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो फर्टाइल सॉइल को ज़्यादा बनाते हैं, ओके, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्लियर? सो अभी हम पढ़ेंगे कि और क्या सब प्रोसेस है, मेथड्स है एग्रीकल्चर में। तो हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या है पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है, वो आपको समझना है। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, आपको लाइक शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो, नया लेसन पढ़ाना चालू करूँ, आपके पास वो अपडेट का वो जो नोटिफिकेशन वो जाए। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। ये लेसन आप कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, ओके। उतने टाइम तक आप ये लेसन पढ़ के तैयार करके रखिए जितना दूर हमने अभी पढ़ाया है। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड विथ व्हाट आई हैव टॉट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ओके। थैंक यू।